कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ये कंपलसरी का और बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर है, बहुत ही एग्जाम से मिलता जुलता पेपर है और इसी टाइप के प्रश्न पत्र जो है वो परीक्षा में आएंगे। आपने आज तक जितने भी मॉडल पेपर्स देखे हैं वो बिल्कुल अलग टाइप से हैं, उनका पैटर्न सबका एक जैसा रहता है और सब में एक जैसे ही प्रश्न आए, लेकिन इसमें बिल्कुल भिन्न तरह से है। तो जिस टाइप से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल वैसे के वैसे प्रश्न जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो आज हम इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन करने वाले हैं और ध्यान से देखना, हिंदी अनिवार्य का है और बाकी के जो हमारे पेपर है उसका भी अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो पेपर है अच्छा, इसमें जैसे इस तरीके से जो पेपर आएगा ना उसमें खंड वाइज पेपर दिया होता है। तो आप जो पेपर अटेंड करो वो कोई भी खंड कर सकते हो और खंड अगर नहीं भी लिखो तो आप क्वेश्चन नंबर से उसको सॉल्व कर लेना। चाहे जो प्रश्न कर सकते हो, आप चाहो तो फर्स्ट प्रश्न कर सकते हो पहले, आप चाहो तो लास्ट प्रश्न कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लेकिन प्रश्न की क्रम संख्या वही लगाओगे जो प्रश्न आप अटेंड कर रहे हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम करेंगे खंड अ और खंड अ में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे। सबको पता है हिंदी में इस बार जो है वो 12 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 12 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें यहाँ पे देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न देखो, बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इनकी दो कविता है, उसमें से ये जो कविता है बात सीधी थी पर, एक तो है कविता के बहाने कवि कुंवर नारायण साहब की कविता और दूसरी है बात सीधी थी पर। तो ये जो कविता है ना बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। इनकी दूसरी जो कविता है कविता के बहाने, वो कविता इन दिनों, कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है और बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। अब देखो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत सारी कविता हैं, बहुत सारे काव्य संग्रह हैं, किसको किसके साथ जोड़ना है। तो आप ऐसे करिए कि बात सीधी थी पर अब कोई दूसरा नहीं, इस तरीके से आप इसे जोड़िए। बात सीधी थी पर अब कोई दूसरा नहीं, और इनकी वो जो है वो दूसरी वाली कविता को भी इन दिनों से जोड़ दीजिए, कविता के बहाने, इन दिनों कविता के बहाने। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न कि किसका जादू टूटने पर सूर्योदय होता है? उषा कविता जो है, उषा कविता में से लिया गया ये प्रश्न है। आपको याद होगा कि जब सूर्योदय होता है तो ये जादू टूट जाता है। किसका जादू टूटता है? संध्या का जादू टूटता है, प्रातः काल का जादू टूटता है, भौर का जादू टूटता है या उषा का जादू टूटता है? तो उस पंक्ति में लिखा हुआ है उषा का जादू टूटता है, तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। ध्यान रखना वो जो वर्णन किया है ना वो भौर का वर्णन है। आसमान जो है वो बिल्कुल बदलता हुआ लगातार पल पल जो है उसमें परिवर्तन दिखाई देता है, वो भौर का है, लेकिन जादू टूटता है उषा का। अच्छा, इसे दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि उषा का जादू है ना, जादू टूटता है अब इस उषा का, जादू अब इस उषा का कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर टूटता है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न भी ऐसे बन सकता है और ये प्रश्न भी बन सकता है कि जादू किसका टूटता है? तो उषा का जादू जो है वो अब टूटता है। अगला प्रश्न देखो, फिराक, फिराक गोरखपुरी साहब की रुबाइयां जो है, फिराक की रुबाई में हिंदी का रूप दिखता है। कैसा रूप दिखता है? घरेलू रूप है, सामाजिक रूप है, चमत्कारिक रूप है या धार्मिक रूप है? तो अगर हमें यहाँ पे देखो कि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है ना कि फिराक की रुबाई में हिंदी का कौन सा रूप दिखता है, तब तो हम करेंगे सामाजिक रूप। लेकिन अपनी जो इनकी जो रुबाइयाँ और वो जो गजलें दी हुई है सिलेबस में, उसमें हमने देखा जैसे बात करते हैं एक दीपावली के त्यौहार की बात करते हैं, हिंदी दीपावली के अलावा जैसे रक्षाबंधन की बात करते हैं, तो दोनों में एक घरेलू जो है वो जीवन बताया गया वहाँ पे। जैसे एक माँ का बच्चे के साथ जो प्रेम है, बच्चा माँ से चीज़ें
मांगता है, माँ उसे किस तरीके से बहलाती है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है। साथ ही साथ जो रक्षाबंधन की बात आती है तो रक्षाबंधन के त्यौहार पर भाई और बहन के बीच में जो राखी बांधना और प्रेम का जो अटूट संबंध है, वो लज्जे का चमकना, तो ये घरेलू हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ के आराम से प्रश्न का आंसर दीजिएगा किस तरीके से ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार दर्शन पाठ की विधा, बाजार दर्शन पाठ की विधा कौन सी है, मतलब हिंदी में किस विधा में जाता है ये पाठ। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का ये एक निबंध है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, निबंध है या उपन्यास है। तो भाई उपन्यास भी नहीं है, रेखा चित्र भी नहीं है, संस्मरण भी नहीं है, ये निबंध की श्रेणी में जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कालजयी अवधूत की भांति, कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार कौन करता है। ऑप्शन एक है कूटस, दूसरा है अमलतास, तीसरा है पुन्नाग और चौथा है सिरिस। तो भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का ये जो पाठ है जिसमें इन्होंने सिरिस के फूल के बारे में बताया है। तो सिरिस का जो पेड़ है ये कालजयी अवधूत, कालजयी का मतलब होता है कि समय की पाबंदियां उसे रोक नहीं सकती, हाँ, हजारों लाखों वर्षों तक। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। तो जिस पर समय का कोई बंधन नहीं हो, उस सन्यासी की तरह, उस अवधूत की तरह जो है वो जीवन की अजेयता का परिचय कौन देता है, तो सिरिस जो है वो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है कि भक्तिन ने महादेवी को बना दिया था। तो भक्तिन ने महादेवी को क्या बना दिया भाई, शहरी बना दिया, देहाती बना दिया, असभ्य बना दिया या परित्यागी बना दिया। तो भक्तिन क्या करती थी कि जो कुछ भी वो जो लेके आई थी, सीख के आई थी, वो महादेवी को खिला देती थी। मतलब जैसे भोजन बनाया है तो महादेवी को वो अपने हिसाब से खिला देती थी। महादेवी मना करती तब भी वो नहीं मानती थी, और खुद जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदली। मतलब शहर का रसगुल्ला उसने कभी अपने मुंह में नहीं डाला, लेकिन माँ देवी को पूरा ग्रामीण जीवन उसने सिखा दिया था। तो माँ देवी को और अधिक देहाती बना दिया था, है ना। देहाती का मतलब होता है ग्रामीण जीवन शैली अपनाने पर मजबूर कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा की मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के वर्तनी चिन्ह जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। वो लिखित भाषा कहलाती है, वो लेख चिन्ह कहलाते हैं, वो लिपि कहलाती है या फिर वो व्यक्त वाणी कहलाती है। तो भाषा, चाहे वो मौखिक भाषा हो कि चाहे वो लिखित भाषा हो, उसके जो लिपि चिन्ह होते हैं, उन ध्वनियों, उन लिपि चिन्हों को या वर्तनी चिन्ह जो होते हैं, उन वर्तनी चिन्हों का लिखित रूप जो है वो लिपि कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा इसका बच्चों, लिपि जो है वो कहलाती है। लिपि की परिभाषा क्या है कि भाषा के वर्तनी चिन्हों का लिखित रूप ही लिपि है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा लिपि चिन्ह। अगला देखिए, लिपि कहलाएगी मतलब वो। अगला देखिए और ध्यान रखना, जो भाषा होती है उसके दो रूप है, एक लिखित और दूसरा मौखिक होता है। ठीक है, अगला देखो कि डीड जो है, डीड शब्द का सही पारिभाषिक अर्थ क्या है। पदावनत होता है, विलेख होता है, संवर्ग होता है या फिर काली सूची होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विलेख। डीड का मतलब होता है कार्य होता है, डीड का मतलब विलेख होता है। ठीक है, तो राइट आंसर विलेख होगा, बाकी इनमें से ये कोई नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, एक लीनियर, निम्न में से एक रेखीय माध्यम कौन सा है। वन लीनियर माध्यम कौन सा है। तो टेलीविजन है या फिर रेडियो है या इंटरनेट है या प्रिंट मीडिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भाई रेडियो। वैसे तो टेलीविजन भी एक रेखीय ही है। एक रेखीय का मतलब क्या होता है, वन वे, जैसे हम कहते हैं एक साइड से ही प्रसारण होता है, दूसरी साइड से हम उसे रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो रेडियो में बिल्कुल वैसा होता है, टीवी में भी वैसा ही होता है। बट अगर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं तो सबसे पहले करेंगे रेडियो, कि रेडियो में हम केवल सुनना है ना। आप उसमें कुछ भी जो है वो नहीं, उसे रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, उसमें देखने की चीजें नहीं, बस केवल चलता जाएगा, आपको ध्वनि सुनाई देगी। तो ये एक रेखीय है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी खबर को पूर्णता के साथ पेश करना क्या कहलाता है।
तो समाचार जो होता है टीवी में, समाचार के 7 चरण होते हैं। 7 चरणों में से एक चरण होता है बच्चों एंकर पैकेज। तो एंकर पैकेज में क्या होता है कि किसी भी समाचार को पूर्णता के साथ, संपूर्णता के साथ पेश करना, उसमें बोलना भी या ध्वनि भी होगी, पिक्चर्स भी होंगे, वीडियोस भी होंगे, जो कुछ जितने पत्रकारिता के जो होते हैं चीज़ें वो सारी एक साथ अगर प्रस्तुत कर दी जाए उस समाचार को, तो वहाँ पे होती है वो क्या होता है, एंकर पैकेज होता है। बाकी ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। जैसे ड्राई एंकर क्या होता है, तो ड्राई एंकर में केवल सूचना दी जाती है, फोटो पिक्चर नहीं दिखाई जाती है। एंकर बाइट का मतलब क्या होता है कि जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं या जिनके साथ घटना हुई है वो जो लोग होते हैं उनका कथन जो दिखाया जाता है वो एंकर बाइट कहलाता है। और एंकर विजुअल का मतलब होता है वहां से पिक्चर दिखाना, जो पिक्चर आई है वो दिखाना। तो ये सारी चीजें इस तरीके से होती है, ध्यान रखना। इसमें 7 चरण जो है वो टोटल होते हैं। और ये 7 चरण जो है ना, ये हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। उसमें हमने जो हिंदी के इसके 3 क्लासें हमारी रही है, उसमें 2 तो जारी कर दी है, 1 बची आज शाम को मिल जाएगी। उसमें हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यशोधर बाबू किसके मानस पुत्र कहलाते थे? अपने पिता के, कृष्णानंद के, अपनी माँ के, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर देना है सही जवाब ऑप्शन कृष्णानंद पांडे। अगला क्वेश्चन देखो, अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक कौन हैं? तो अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक है बच्चों ओम थानवी, ऑप्शन इसका सही जवाब है स। ठीक है, आनंद यादव जूझ पाठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो प्रश्न है इनको इस तरीके से एक एक करके देख लेते हैं। पहला है कि स्थायी भाषा का अन्य नाम ही। तो भाषा देखो कि भाषा 2 प्रकार की होती है। एक होती है लिखित भाषा। भाई भाषा जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा। ठीक है, ये हो गया लिखित भाषा और ये हो गया मौखिक भाषा। तो जो लिखित भाषा होती है ये स्थायी होती है, और ये जो है वो अस्थायी होती है। तो अब देखो यहाँ पे क्या प्रश्न है कि स्थायी भाषा का अन्य रूप ही, तो अन्य रूप जो है वो क्या है, अन्य रूप है उसका लिखित भाषा। ठीक है भाई, लिखित भाषा। तो ये लिखित भाषा हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब कोई प्रश्न छूट जाए तो बता देना, क्योंकि उस दिन एक प्रश्न छूट गया था। यति क्या होता है हिंदी साहित्य में, अगर जिनका प्रश्न है तो यति में क्या होता है देखो, छंद जो होता है ना, छंद के जो विभिन्न अंग होते हैं जैसे वर्ण, मात्रा, यति, गति और तुक आदि को ध्यान में रख करके जो है वो जिस काव्य की रचना की जाती है वो छंद कहलाता है। तो एक प्रश्न आया था यति किसे कहते हैं? तो किसी पंक्ति के बीच में जो हल्का ठहराव आता है, एक चरण के अंत में जो हल्का ठहराव आता है जहां पे कॉमा लगाते हैं वो यति कहलाती है। मतलब कितने कितने पर यति होती है। ठीक है, तो वो एक, उसे हम ठहराव कहेंगे, उसे अल्प हल्का विराम जो है वो कहेंगे। चलिए, तो ये हो गया लिखित। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक शब्द का सही अंग्रेजी रूप लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्जर्वर। ठीक है ना, ऑब्जर्वर। तो ये पर्यवेक्षक का हो गया ऑब्जर्वर। नेक्स्ट देखो, राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है बच्चों? यहाँ पे है लक्षणा शब्द शक्ति। ओके, नेक्स्ट देखो राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया है। तो अब कोई व्यक्ति ऊंट कैसे हो सकता है? बन नहीं सकता। मतलब उसके लक्षण हैं, ऐसे हो सकता है उसका शारीरिक रंग रूप ऐसा हो, उसका और कोई उसमें लक्षण इस प्रकार के हो, तो लक्षणा शब्द शक्ति हो गया। और ध्यान रखना लक्षणा शब्द शक्ति के भी 2 रूप हैं। ठीक है, लक्षणा के भी 2 रूप हैं, तो इसको याद रखना। और देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जहां व्यंजना शब्द पर आश्रित हो उसे क्या कहते हैं? तो व्यंजना जहां पे शब्द पर आश्रित हो वो शाब्दी व्यंजना कहलाती है। वो क्या कहलाता है भाई? वो शाब्दी व्यंजना कहलाती है। तो अब व्यंजना के भी 2 रूप हैं और लक्षणा के भी 2 रूप हैं। तो व्यंजना जो है ना, जैसे व्यंजना हो गया, तो व्यंजना के जो 2 रूप है वो है, एक तो शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। अर्थ पर अगर है तो आर्थी व्यंजना। इसी तरीके से शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन मैं इसे मिटा देता हूं। अगला प्रश्न क्या है
कि बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में व्याल। बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में व्याल, काली ईक समझकर उठा लियो तत्काल। अब हमने देखो अलंकार पढ़े थे, उसमें हमने एक अलंकार पढ़ा था, अभी मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले आप ये बताइए, इसको समझ में आया तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले मैं इसको अर्थ समझा देता हूं, फिर बताना कि इसका क्या होता है। कि बिल विचार प्रविशन लग्यो, एक नाग था, एक सांप था, काला सांप, और हाथी कहीं बैठा होगा तो वो हाथी की सूंड में घुसने लगा सांप, ये विचार करके कि शायद ये बिल है, बिल मतलब जहां चूहे घुसते ना बिल में, तो उसने हाथी की सूंड को बिल समझ लिया, और बिल समझ करके वो उस नाग जो है वो उस बिल में, उस हाथी की सूंड में घुसने लगा। अब जैसे ही हाथी की सूंड में घुसने लगा तो हाथी ने क्या किया, हाथी ने भी उसे काली ईख समझ लिया। हाथी को ईख प्यारी होती है ना भाई, ईख मैंने गन्ना जो होता है वो उसे पसंद है, तो हाथी ने सोचा भाई ये काला गन्ना होगा, तो हाथी ने भी उसे काला गन्ना समझ करके तत्काल उठा लिया। तो अब देखो कि नाग ने उसको बिल समझ लिया और हाथी ने उसको काली ईख समझ लिया, तो ये कौन सा अलंकार हुआ, तो यहां पे होता है भ्रांतिमान अलंकार। ओके, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान, तो राइट आंसर है कि भ्रांति हो गई दोनों को, तो ये भ्रांतिमान अलंकार हो गया। अगला प्रश्न देखो कि जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होते हो उसे क्या, उसे अलंकार कहा जाता है, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। शब्द एक है लेकिन अर्थ उसके अनेक प्रकट हो रहे हैं, जैसे मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपका हुआ होना, एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, है ना। कि जो अपने पानी वाला जो उदाहरण है ना कि पानी गए न उबरे मोती मानस चुन, तो पानी शब्द एक बार आया है लेकिन उसके मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चुन के लिए उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहां पे हम देखेंगे एक, हाँ और एक अपठित गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके इसका अर्थ समझना है, तो मैं फटाफट से इसको पढ़ लेता हूं और फिर इसका अर्थ समझते हैं। लिखा है कि भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। तो प्रेम के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि प्रेम जो है वो मांग के नहीं लिया जाता, प्रेम मांगना प्रेम नहीं कहलाता, या प्रेम में किसी से कुछ मांगना भी प्रेम नहीं है। जहां तक मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में गिना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए अगर भगवान की उपासना करता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अगर भगवान की उपासना करता है और वो कहता है मैं भगवान की भक्ति करता हूं, मैं भगवान से प्रेम करता हूं, तो वो भी अधम श्रेणी में रखा गया है, यानी पाप की श्रेणी में रखा जाता है उसे भी। प्रेम कोई पुरस्कार नहीं चाहता, प्रेम में आतुरता नहीं होती, प्रेम सर्वथा प्रेम के लिए ही होता है, बस इसीलिए प्रेम किया जाता है कि वो प्रेम के बिना रह नहीं सकता। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम किए वह रह नहीं सकता। जब हम किसी प्राकृतिक दृश्य को देख करके उस पर मुग्ध होते हैं, है ना, कोई सुंदर प्राकृतिक दृश्य अगर हमने देख लिया और हमें अगर अच्छा लगा, हम उस पर मुग्ध हो जाते हैं, तो आगे क्या लिखा है, जाते हैं तो उस दृश्य से हम किसी फल की याचना नहीं करते और न ही वह दृश्य ही हमसे कुछ चाहता है, तो वो दृश्य हमसे कभी नहीं चाहता और हम उस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके उससे कुछ चाहते नहीं है, बस आनंदित होते हैं, बस खुश होते हैं। तो यहाँ पे देखो कि तो वह भी दृश्य हमें बड़ा आनंद देता है, हाँ वह हमारे मन को पुलकित और शांत कर देता है। पुलकित मतलब खुश कर देता है, शांत कर देता है। किसी प्राकृतिक दृश्य को देख करके कितनी शांति महसूस होती है और हमें साधारण सांसारिकता से ऊपर उठाकर एक स्वर्गीय आनंद से सराबोर कर देता है। इसीलिए प्रेम के बदले कुछ मांगना प्रेम का अपमान है। तो प्रेम में अगर किसी से कुछ मांगा तो वो तो प्रेम का क्या हो गया, अपमान हो गया। प्रेम करना नंगी तलवार की धार पर चलने जैसा है। कितना कठिन है, क्योंकि उस पर हर कोई चल नहीं सकता, बहुत कठिन रास्ता होता है। क्योंकि स्वार्थ के लिए, दिखाने के लिए तो सभी प्रेम करते हैं, परंतु उसे निभाते नहीं हैं। वे पाना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। वे वस्तुतः प्रेम शब्द को कलंकित करते हैं। तो प्रेम शब्द को कौन कलंकित करते हैं? ऐसे लोग जो प्रेम में लेना ही लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, और वो केवल लेना चाहते हैं। मतलब क्या है कि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही प्रेम करते हैं, एक्चुअल में वो प्रेम नहीं है। तो अब देखो इसके करते हैं उत्तर, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि भगवान की मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना कैसी उपासना है और क्यों है?
तो अगर हम अपनी मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, अगर भगवान से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम जो है वो अधम श्रेणी का प्रेम है ना। वो अधम अधम श्रेणी में गिना जाता है, मतलब पाप की श्रेणी में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम जो है उसमें, प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा क्या कहता है कि प्रेम करना नंगी तलवार की धार पर चलने के समान है। क्यों? क्योंकि प्रेम जो है ना वो उसे निभाना बड़ा कठिन है। प्रेम निभाना प्रेम निभाना कठिन है, तो इसीलिए इसे नंगी तलवार की धार पर चलने के समान, बहुत जोखिम भरा, बहुत ही कठिन बताया गया है। क्योंकि लोग जो है ना केवल दिखाने के लिए या फिर स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। जैसे भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान से कनेक्ट होने का तो कम प्रयास होता है और दिखाते ज़्यादा है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, मैं भगवान से प्रेम करता हूँ। तो ये ऐसा दिखावा ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न ये है कि प्रेम को कलंकित कौन करते हैं और क्यों करते हैं? तो ऐसे लोग प्रेम को कलंकित करते हैं जो स्वार्थी हैं, जो प्रेम में कुछ पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि वस्तुतः प्रेम शब्द को कलंकित करते हैं कौन? प्रेम करना, यहाँ पे देखो कि हाँ, क्योंकि स्वार्थ के लिए दिखाने के लिए तो सभी प्रेम करते हैं, परंतु उसे निभाते नहीं हैं। वे केवल पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। तो जो प्रेम में जो अपना स्वार्थ देखता है, प्रेम में जो कुछ पाना चाहता है, देना नहीं चाहता, वो ऐसे व्यक्ति जो है वो प्रेम को कलंकित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम की वास्तविक स्थिति कैसी होती है? प्रेम की वास्तविक स्थिति होती है भाई कि प्रेम इसलिए किया जाता है कि प्रेम किए बिना रहा नहीं जाता। बस प्रेम के लिए होता है, वही उसकी वास्तविक स्थिति है। अगला प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक दृश्य पर मुग्ध होने पर हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? लिखिए। तो किसी भी प्राकृतिक दृश्य को देख करके हम बहुत आनंदित होते हैं, हमें बहुत ही एक शांति मिलती है और बहुत ही सुकून मिलता है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक लिखिए। तो आप लिख सकते हैं प्रेम का आनंद, है ना, प्रेम का आनंद या सच्चा प्रेम, प्रेम का महत्व, या हाँ ऐसे है ना, निस्वार्थ प्रेम, ये आप लिख सकते हो। इस प्रकार के आपके होंगे, इसके क्या होंगे कि इसका शीर्षक होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके। तो अपठित पद्यांश काफी अच्छा पद्यांश है, इसका अभ्यास जरूर कर लेना। ये जो रहेगा ना कि इस हिंदुस्तान की माटी की महिमा अपरंपार है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, मतलब क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखो कि इतने जो क्वेश्चन है ये देख लिए हैं। इसके अलावा बाकी जो अपने जो सब्जेक्ट हैं उसकी भी क्लास इसी तरीके से, उसका भी एक बार पेपर सॉल्यूशन में करा दूंगा। तो इस टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।